बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में अपन स्वतंत्रता की अवधारणा का टॉपिक पढ़ रहे थे। ये अवधारणाओं का ही यूनिट है। इसमें स्वतंत्रता के बारे में जो जे एस मिल, बोसांके, ग्रीन, लास्की के विचार भी हमने देखे, अर्थ और इसका पूरे इसके आयाम को भी देखने की कोशिश की, और साथ में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के भेद को भी समझने का प्रयास किया। अब जो है स्वतंत्रता के विविध रूपों का एक उल्लेख अपन करेंगे, अभी इसकी जानकारी लेंगे। स्वतंत्रता के विविध रूप क्या क्या है, ये पॉइंट वाइज अपन लिख भी सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता। अभी जो स्वतंत्रता है ये प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है। इस विचार का मानना है कि मनुष्य को स्वतंत्रता प्रकृति से ही प्राप्त है ना। और इसलिए जो लॉक है, लॉक ने अधिकारों के, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता को भी शामिल किया। स्वतंत्रता, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति का अधिकार मनुष्य के लिए प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, और इसलिए ये है किसी इसको कभी भी मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, इसके बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा लॉक ने कहा। तो लॉक का के इसी सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि बाद में स्वतंत्रता का जो उदारवादी सिद्धांत है वो विकसित हुआ, और क्रमशः क्योंकि संपत्ति का अधिकार भी उन्होंने इसी श्रेणी में रखा था, तो पूंजीवाद का भी एक प्रकार से उदय हुआ। और फिर उस रूसो रूसो कहता है कि रूसो ने स्पष्ट कहा था, बैक टू नेचर का सिद्धांत दिया दिया था, जिसमें कहा था कि मनुष्य तो स्वतंत्र ही पैदा होता है और ये कचरा कचरे सभ्य समाज में आकर जंजीरों में जकड़ जाता है। स्वतंत्र पैदा होता है यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्रकृति प्रदत्त धारणा है। इस प्राकृतिक सिद्धांत का प्राकृतिक अधिकारों के स्वतंत्रता के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कुल मिलाकर हेनरी मेन जैसे विचारक ने भी किया। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह है इसकी प्रामाणिकता और वैधानिकता को साबित नहीं कर पाता कि वे प्राकृतिक अवस्था में भी किस प्रकार, जब मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जब जंगल कानून जैसी स्थिति थी, मनुष्य बहुत ज्यादा कानूनों के साथ नहीं रह पा रहा था, उस स्थिति में स्वतंत्रता जो है मनुष्य के लिए किस प्रकार सुरक्षित थी। तो इसके बारे में ये सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। दूसरी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का रूप है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से है। और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो व्यक्ति जो जब करता है तो वो दूसरों को प्रभावित नहीं करता, ऐसे भोजन करना या अपने स्वाध्याय करना या पारिवारिक जीवन जीना, ये बहुत सारे कार्य हैं। और जिसको जे.एस. मिल ने स्पष्ट रूप से स्व विषयक कार्य कहा है। जब जे.एस. मिल ने दो प्रकार की कार्य करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया, तो उन्होंने स्व विषयक और पर विषयक का उल्लेख किया है। तो स्व विषयक सिद्धांत जो है वो ये है कि व्यक्ति स्वयं से संबंधित कार्य जब करता है और दूसरों को प्रभावित नहीं करता, तो उसमें वो स्व विषयक है। और जे.एस. मिल का कहना है कि ये अधिकांश है व्यक्ति के कार्य स्व विषयक ही होते हैं, और इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसलिए राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने का अनावश्यक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। इसलिए अपने शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति का संप्रभु अधिकार होता है, और ये स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हम देखते हैं किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण बाद में व्यक्तिवाद का एक बहुत ही विकसित सिद्धांत सामने आया, और इसी व्यक्तिवादी स्वतंत्रता को बाद में स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक अधिकार, जीवन के अधिकार के रूप में विभिन्न संविधानों में मान्यता मिली है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। यद्यपि संविधान, जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर कहा है और अनेक का विचारकों ने भी कहा है कि व्यक्तिगत
स्वतंत्रता जो है वह असीमित नहीं है, वह सीमित है, वह जनहित में, वह समानता के सिद्धांतों के अधीन है। इसलिए जो जीएस मिल का सिद्धांत है वो लगभग असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, वो स्वीकार्य एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा जो विचार है, तीसरा जो स्वरूप है स्वतंत्रता का, वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है ऐसी स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति समाज या राज्य के नागरिक यानी सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से असीमित या निरंकुश नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता भी दो प्रकार की है, एक तो शासन के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्राप्त होती है, संविधान द्वारा संरक्षित होती है। और दूसरा जो है वो नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा स्वरूप यानी व्यक्ति और व्यक्ति के समुदायों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, तो वो भी इसका उल्लेख भी कई बार संविधान में ही किया जाता है। और जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक का जन लोकतंत्रात्मक या जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी जाती है। और यही कारण है कि पाश्चात्य जितने भी लोकतंत्र है वो क्योंकि नागरिक का सिविक लिबर्टीज के मामले में, सिविल लिबर्टीज के मामले में, नागरिक स्वतंत्रता के मामले में काफी उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ उन्होंने, इसलिए उन्हें बहुत ही विकसित लोकतंत्र के रूप में भी देखा जाता है। तो चौथा स्वरूप है स्वतंत्रता का, वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। और राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है भाई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, शासन और सरकार और राज्य की गतिविधियां हैं, उसमें निर्बाध रूप से बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बाधा के सभी नागरिकों को भाग लेने की राजनीतिक स्वतंत्रता, भाग लेने की स्वतंत्रता। और लास्ट की इसलिए कहा है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राज्य के कार्यों में, राज्य के जितने भी अफेयर्स हैं। और इसलिए लीकॉक भी कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से है, जिसका अर्थ है, जिसका और भी विस्तार से अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छा अनुसार निर्वाचित कर सके और निर्वाचन के बाद भी ये शासक उनके प्रति जिम्मेदार रहे। ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। बस राजनीतिक स्वतंत्रता के अनेक सारे, बहुत सारे वैधानिक संवैधानिक स्वरूप देखे जा सकते हैं, जैसे वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन का अधिकार है ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। और इस प्रकार ये सभी जो राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं वो केवल वो कुल मिलाकर लोकतांत्रिक राज्य की पहचान है। और शायद इनके अभाव में, शायद अगर ये ना हो तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन पद्धति भी जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ठीक है। अब पांचवा जो स्वरूप है स्वतंत्रता का, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब कई बार ऐसा लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को असीमित आर्थिक स्वतंत्रता, जैसा कि एडम स्मिथ ने या जैसा कि बाद में कई पूंजीवादी विचारकों ने दिया कि असीमित आर्थिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की जितनी भी क्षमता है वह अपनी क्षमता अनुसार अपनी संपत्ति अर्जित कर सके, और राज्य उसके इस कार्य में कोई दखलंदाजी न करे। ये पूंजीवाद का मूल सिद्धांत है कुल मिलाकर। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य का ये दायित्व है कि वो आर्थिक स्वतंत्रता को नियमित करे, नियंत्रित करे, ताकि सभी वर्गों को, सभी नागरिकों को के हितों की सुरक्षा हो सके। और ये जो आर्थिक सत्ता है या आर्थिक पूंजी है वो कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि लोक कल्याण, जनहित में उसका एक विकास के परिणाम का वितरण हो सके समाज। और लास्की का कहना है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने की संपूर्ण सुविधा प्राप्त हो, और व्यक्ति को बेरोजगारी या इसी प्रकार से जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है आर्थिक कारण, उसका समाधान हो सके। और इस प्रकार ये राज्य का दायित्व बन जाता है कि वो
व्यक्तियों के आर्थिक व्यक्ति के न्यूनतम जीवन यापन की व्यवस्था कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्यों में जहाँ कहीं भी जो निर्बल हैं या जो खुद स्वयं अपना ध्यान नहीं रख सकते, अपने जीवन यापन की व्यवस्था नहीं रख सकते, जैसे वृद्ध हों, जैसे कई बार दिव्यांग हों, उनके हितों की रक्षा, उनके आर्थिक हितों की रक्षा, उनके जीवन यापन की सुविधा की व्यवस्था वो राज्य करता है। और कई बार जैसे चाहे वो श्रेणी समाजवाद हो, श्रेणी समाजवादी हो या फेबियनवादी हो या और भी विचारक हों, विचार के प्रतिपादक हों, उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब एक व्यवसाय और उद्योगों में आंतरिक प्रजातंत्र से भी लिया है कि किस प्रकार मजदूरों श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए प्रबंध में। और उसका उल्लेख हम देखते हैं कि भारत में भी नीति निर्देशक तत्वों के अधीन किया गया है। तो यह भी आर्थिक स्वतंत्रता का ही एक रूप है। और क्योंकि अंततः जीवन यापन की जिस सुविधा का उपभोग वो करते हैं उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हें होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यह है लोकतंत्र, लोकतंत्र का भी तकाजा है। एक और स्वरूप है स्वतंत्रता का, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो होती है, लेकिन राष्ट्र का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद जो मध्यकाल में मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जब राजनीतिक यात्रा हुई, उसमें आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, तो उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद के आधार पर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भी मांग हुई और राष्ट्रों की अपनी पहचान भी कायम हुई। तो इस आधार पर राष्ट्र किसी के अधीन पराधीन न रहे, किसी के अधीन न रहे, पराधीन न रहे, और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा था इन राज्यों के ऊपर, वह उससे मुक्त हो सके, उससे स्वतंत्र हो सके। जैसा कि भारत में स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन चला ब्रिटेन के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध, तो वो जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विषय है। और वह भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है अभी, क्योंकि अंततः राष्ट्रीय स्वतंत्रता से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव जुड़ा हुआ है। यदि राष्ट्र पराधीन होगा तो संभवतः व्यक्ति स्वाधीन नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी एक आवश्यकता है आधुनिक लोकतंत्र की। और इसलिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है स्वतंत्रता का। इसके बाद बहुत सारे और भी विचार हैं जिसमें कई बार नैतिक स्वतंत्रता को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, चाहे कांट हो या फिर गोसांख्य हो या ग्रीन हो। ये सभी जो है तो नैतिक राज्य और नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी होती है कि वह सहयोगात्मक सामाजिक जीवन व्यवस्था को महत्व देता है, और जिसमें वो सभी के हित की बात करता है। और तभी एक नैतिक राज्य और नैतिक स्वतंत्रता को महसूस किया जा सकता है। ये लगभग स्वतंत्रता के विविध रूप हैं। और इसके बाद अपन और भी स्वतंत्रता के बारे में और फिर आगे एक और अवधारणा समानता, उसकी चर्चा करेंगे।